हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है कि आज़ादी से बहुत पहले मतलब 1916 में ही हमारे देश में पहली मनोविज्ञानशाला खुल गई थी? हाँ, कोलकाता में। बिल्कुल, कोलकाता में। लेकिन हर जिले में जो शिक्षकों को ट्रेनिंग देने वाली संस्था होती है यानी डायट्स, उसे बनने में पूरे 70 साल क्यों लग गए? ये सच में एक बड़ा सवाल है। है ना? मतलब आज़ादी के बाद स्कूल तो बहुत तेजी से खुलने लगे थे, तो फिर जमीनी स्तर पर इन शिक्षकों की ट्रेनिंग को इतना लंबा इंतजार क्यों करना पड़ा? तो आज की इस डीप डाइव मास्टर क्लास में हम डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन यानी पेपर 2 के इस पूरे सिस्टम को डिकोड करेंगे। सही कहा। और ये एक ऐसा विषय है जिसकी किताबें काफी भारी होती हैं, थियोरी बहुत ज्यादा होती है, पर आज हम सिर्फ रटने पर ध्यान नहीं देंगे। हाँ, वही तो सबसे जरूरी बात है। हम इसको पूरा प्रैक्टिकली समझेंगे। बिल्कुल। आज हम 50 से ज्यादा जो सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है, उनका पूरा निचोड़ कुछ ही मिनट में उनके पीछे के लॉजिक के साथ समझेंगे। एज शिवांश मिश्रा सर मेंशन्ड इन हिज नोट्स, ये मास्टर रिवीजन छात्रों को परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार करने का एक अचूक तरीका है। एकदम अचूक तरीका। हाँ, मतलब हमारा मकसद ये है कि जब सभी लोग एग्जाम हॉल में बैठें तो उन्हें सिर्फ फैक्ट्स ना याद आएं, बल्कि पूरा का पूरा शैक्षिक प्रबंधन का जो चित्र है वो दिमाग में एकदम क्लियर हो जाए। यही सबसे सही अप्रोच है किसी भी चीज को सीखने की। और देखिए, किसी भी चीज के मैनेजमेंट को समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर वो चीज बनी कैसे। सही बात है। जो करंट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन हम देखते हैं वो अचानक एक दिन में तो खड़ा नहीं हुआ है। इसकी नींव में बहुत सारे ऐतिहासिक माइलस्टोन हैं। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। जैसे मैंने पूछा था कि 1916 में कोलकाता में मनोविज्ञानशाला बनी। हाँ, सबसे पहले। राइट। तो मतलब हम शिक्षा में साइकोलॉजी के महत्व को तभी समझ चुके थे। फिर अचानक से 1964 में जाकर राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना हुई और 1972 में बेसिक शिक्षा अधिनियम आया। तो इन तारीखों के पीछे की आखिर कहानी क्या है? अगर हम इसको ना एक एवोल्यूशन की तरह देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। 1916 में जो मनोविज्ञानशाला बनी वो असल में एक एकेडमिक या फिर रिसर्च लेवल की अचीवमेंट थी। अच्छा, तो वो आम लोगों के लिए नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हायर एजुकेशन का हिस्सा थी, पब्लिक स्कूल्स का नहीं। जब अपना देश आजाद हुआ तो सबसे बड़ी चुनौती थी बेसिक लिटरेसी यानी बुनियादी साक्षरता। राइट, सबको पढ़ाना था। एग्जैक्टली। हमें पहले स्कूल खोलने थे। इसलिए 1964 में स्टेट्स के लेवल पर राज्य शिक्षा संस्थान बनाए गए ताकि हर स्टेट अपनी शिक्षा की दिशा खुद तय कर सके। समझ गया। और फिर 1972 का रोल आता है इसमें। हाँ, 1972 बहुत महत्वपूर्ण साल है। तब बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। ये वो टाइम था जब सरकार ने जमीनी स्तर पर बुनियादी शिक्षा के प्रशासन का एक सॉलिड ढांचा तैयार किया। ये तो बहुत लॉजिकल बात है। मतलब पहले आप घर का बेस बनाएंगे, उसके बाद ही तो उसमें नई नई सुविधाएं जोड़ेंगे ना। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसके बाद देखिए 1985 में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे हम लोग IGNO कहते हैं, उसकी स्थापना हुई। तो ये शायद उन लोगों तक एजुकेशन पहुंचाने का तरीका था जो डेली स्कूल या कॉलेज नहीं जा सकते थे, यानी डिस्टेंस एजुकेशन का स्टार्ट। एकदम सही एनालिसिस है ये। पर इसके बाद भारतीय शिक्षा के इतिहास में जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया वो था 1986। और 1986 ये क्यों इतना स्पेशल था? क्योंकि इसी साल राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NP 1986 लागू हुई थी। अब देखिए, तब तक स्कूल तो खुल गए थे, पर लोगों को लगा कि सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग बनाने से काम नहीं बनेगा। हाँ, पढ़ाने वाले लोग भी तो चाहिए। एग्जैक्टली। वी में ट्रेन्ड टीचर्स चाहिए थे। तो इसी नीति के बेस पर हर जिले में DIET यानी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बनाए गए। अच्छा, तो ये है उस 70 साल के गैप का जवाब। मतलब जो रिसर्च 1916 में शुरू हुई थी उसे 1986 में आकर हर जिले तक डिसेंट्रलाइज तरीके से पहुंचाया गया। जी हाँ, और राइटली सेड, शिवांश मिश्रा सर ने इन माइलस्टोन्स को बिल्कुल सटीक रूप से दर्शाया है। ये जो सफर है ना, ये मैक्रो लेवल से माइक्रो लेवल पर आने का सफर है। वाह, क्या बात है। और इसके बाद तो सिस्टम में ट्रांसपेरेंट होने का दौर शुरू हो गया। 1995 में टीचर्स के स्टैंडर्ड तय करने के लिए NCTE का गठन हुआ। NCTE, राइट। हाँ, फिर अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए 2004 में RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन बिल लाया गया। और इन सब का जो पीक पॉइंट था वो आया 2009 में। 2009 में RTE एक्ट आया था शायद। एकदम सही। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, जिसने एजुकेशन को हर बच्चे का फंडामेंटल राइट बना दिया। ये सच में एक पूरा इवोल्यूशन है। मतलब एक रिसर्च लैब से लेकर फंडामेंटल राइट तक का सफर। अब देखिए, जब हम इन पॉलिसीज की बात कर रहे हैं तो इनको जमीन पर लागू करने वाले जो इंस्टीट्यूट्स हैं और उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं
उनकी भी बात करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। अगर मैं इसको एक एनालॉजी से समझाऊं, जैसे हमारा नर्वस सिस्टम होता है, तो न्यू दिल्ली इस पूरे देश का एक सेंट्रल ब्रेन है। हाँ, और स्टेट लेवल पे स्पेशली उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, वो एक तरह से हमारी स्पाइनल कॉर्ड या मेरू रज्जू का काम करता है, जो उस सेंट्रल ब्रेन के सिग्नल्स को पूरे स्टेट में फैलाता है। ये बहुत ही सटीक और साइंटिफिक एनालॉजी दी है आपने। अगर हम उस सेंट्रल ब्रेन यानी न्यू दिल्ली को देखें तो वहाँ हमारे 3 सबसे बड़े थिंक टैंक्स बैठते हैं। कौन कौन से? पहला है NCTE, जो पहले बताया मैंने। ये पूरे देश में टीचर्स की ट्रेनिंग और उनके स्टैंडर्ड्स तय करता है। दूसरा है NUPA यानी न्यूपा। अच्छा, न्यूपा का क्या काम होता है? ये शैक्षिक योजना और प्रशासन का सबसे बड़ा संस्थान है। मतलब पॉलिसीज कैसे बनेंगी और फंड्स का मैनेजमेंट कैसे होगा, ये सब न्यूपा देखता है। और तीसरा है NCERT, जो किताबें बनाता है। हाँ, ये तय करता है कि बच्चों को पढ़ाया क्या जाएगा, यानी सिलेबस का निर्माण करना। राइट। और जब ये सेंट्रल ब्रेन अपना काम कर लेता है तो फिर अपना प्रयागराज वाला स्पाइनल कॉर्ड एक्टिव हो जाता है ना? बिल्कुल। स्टेट लेवल पर ये सारी पॉलिसीज लागू करने की जिम्मेदारी SCERT की होती है। और इसी तरह जो राज्य शिक्षा संस्थान, राज्य हिंदी संस्थान और आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान है, ये सब भी प्रयागराज में ही हैं। सही बात है। और जैसा अभी हमने हिस्टोरिकल वाले पार्ट में देखा, पहली मनोविज्ञान शाला 1916 वाली, वो कोलकाता में स्थित है। बिल्कुल, ये याद रखने वाली बात है। अब देखिए, चाहे दिल्ली में पॉलिसीज बने या प्रयागराज में, इन सब का अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है? एक स्कूल यानी विद्यालय। एग्जैक्टली, यही वो जगह है जहां मैनेजमेंट सच में ग्राउंड पर काम करता है। तो अब पॉलिसी से हटकर सीधा एक स्कूल के अंदर चलते हैं। हमें समझना होगा कि एक विद्यालय आखिर किन कंपोनेंट से मिलकर बनता है। अगर हम एक नॉर्मल स्कूल को देखें तो वो सिर्फ ईंट और पत्थर की बिल्डिंग तो नहीं है ना? उसके 2 मेन पार्ट होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज यानी मानवीय संसाधन और फिजिकल रिसोर्सेज यानी भौतिक संसाधन। हाँ, इसको थोड़ा और डिटेल में बताएंगे। जरूर। तो ह्यूमन रिसोर्सेज में आते हैं हमारे टीचर्स, प्रिंसिपल, बच्चे और सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिटी यानी समुदाय, क्योंकि आसपास के समुदाय के बिना कोई भी स्कूल सफल नहीं हो सकता। सही कहा। और दूसरी तरफ फिजिकल रिसोर्सेज में आती हैं स्कूल की बिल्डिंग, उसकी लाइब्रेरी, बेंचेस और ब्लैक बोर्ड वगैरह। और देखिए, इन फिजिकल रिसोर्सेज में जो सबसे इंटरेस्टिंग साइंस छुपी है ना, वो है स्कूल के भवन निर्माण या बिल्डिंग डिजाइन में। अच्छा, उसमें क्या स्पेशल है? नोट्स में बहुत क्लियरली लिखा है कि विद्यालय की बिल्डिंग हमेशा खुली आकृति वाली L टाइप होनी चाहिए। कभी भी चारों तरफ से बंद डिजाइन नहीं बनाना चाहिए। और साथ ही एक मैनेजर को 5 तरह की नेचुरल डिजास्टर्स के लिए हमेशा रेडी रहना होता है। वेट, यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। ये बिल्डिंग हमेशा L टाइप ही क्यों होनी चाहिए? मतलब अगर एक चौकोर या पूरी तरह से बंद बिल्डिंग हो तो क्या वो सिक्योरिटी के हिसाब से ज्यादा बेटर नहीं होगी? इसके पीछे क्या लॉजिक है? ये बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा आपने। L टाइप डिजाइन सिर्फ दिखने के लिए नहीं होता, ये एक्चुअली फिजिकल रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करने का तरीका है। कैसे? मान लीजिए आपने एक बंद या चौकोर बिल्डिंग बना दी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी क्रॉस वेंटिलेशन की। हवा आर पार जा ही नहीं पाएगी और हर कमरे में नेचुरल रोशनी भी नहीं पहुंचेगी। ओह, ये तो है, कमरे अंधेरे रहेंगे। बिल्कुल। इसके ऑपोजिट जो L टाइप बिल्डिंग होती है वो पूरी तरह से खुली होती है। हवा का फ्लो बढ़िया रहता है और धूप सीधी क्लासेस में आती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बचती है। वाह। और इसका एक और फायदा बताती हूँ। अगर फ्यूचर में स्कूल में बच्चे बढ़ गए और आपको नए कमरे बनाने पड़े तो उस L शेप के दोनों एंड्स को एक्सटेंड करके इजीली कमरे बनाए जा सकते हैं। बंद बिल्डिंग में तो जगह ही नहीं बचती। ये तो बहुत ही दूर की सोच है। मतलब क्रॉस वेंटिलेशन, नेचुरल लाइट और फ्यूचर एक्सपेंशन, तीनों चीजों का सोल्यूशन एक सिंगल L टाइप बिल्डिंग में है। हाँ जी। अब चलिए इस शानदार L टाइप बिल्डिंग के अंदर चलते हैं। एक आइडियल क्लासरूम कैसा होना चाहिए? नोट्स में मैंने पढ़ा था, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कि क्लासरूम का शेप हमेशा स्क्वायर यानी वर्गाकार होना चाहिए। और यूपी के परिषदीय विद्यालयों में 4 प्रकार के ब्लैक बोर्ड्स यूज होते हैं। स्क्वायर रूम होने के पीछे भी एक पूरा साइकोलॉजी और अकूस्टिक्स का साइंस है। अच्छा, उसमें भी साइंस है? बिल्कुल। देखिए, एक स्क्वायर कमरे में जब टीचर बीच में खड़ा होता है ना, तो उसकी आवाज हर बच्चे तक बिल्कुल बराबर पहुंचती है और टीचर भी सब पर इजीली नजर रख सकता है। हाँ, रेक्टेंगुलर कमरों में तो आखिरी बेंच वालों को कुछ सुनाई नहीं देता। एग्जैक्टली। वहां टीचर का ध्यान भी पीछे वाले बच्चों तक कम ही जा पाता है। छोटी छोटी बातें मैनेजमेंट में कितना बड़ा असर डालती हैं। और सिर्फ क्लास का साइज नहीं, जो उसमें TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज होता है, उसके लिए भी रूल्स हैं कि वो लो कॉस्ट होना चाहिए और लोकल एनवायरनमेंट से बना होना चाहिए। इसका रीजन बहुत सिंपल है। अगर आप बहुत महंगे TLM लाएंगे तो सीधी सी बात है, स्कूल का बजट बिगड़ जाएगा। सही बात है। और अगर आप कुछ ऐसी चीजें लाएंगे जो फॉरेन की हैं या उस गांव के बच्चों ने कभी देखी नहीं है,
तो बच्चा उसे कनेक्ट कैसे करेगा? वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ, पर अगर वही कॉन्सेप्ट आप उन्हें वहाँ की लोकल पत्तियों से, मिट्टी के खिलौनों या कंकड़ों से पढ़ाएंगे तो बच्चा तुरंत समझ जाएगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच। और बच्चों की प्रैक्टिस के लिए वर्कबुक्स को भी बहुत जरूरी माना गया है। इसके अलावा मैनेजमेंट की नज़र से एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड होता है जिसे बाल गणना पंजिका कहते हैं। ये बाल गणना पंजिका थोड़ा नया टर्म लग रहा है। क्या ये सिर्फ अटेंडेंस रजिस्टर जैसा कुछ है, यानी स्कूल में कितने बच्चे आए? नहीं, इसका रोल स्कूल के बाहर का है। एज शिवांश मिश्रा सर मेंशन्ड इन द स्टडी मटेरियल, इस पंजिका का मेन मकसद ये चेक करना है कि गांव का कोई भी बच्चा एजुकेशन से छूट तो नहीं गया है। ये स्कूल और कम्युनिटी के बीच का एक बहुत जरूरी लिंक है। समझ गया, मतलब कोई लेफ्ट आउट ना रह जाए। अब देखिए, हमारे पास बिल्डिंग हो गई, स्क्वायर क्लासेस हो गए, बेस्ट टीचर्स आ गए, लो कॉस्ट टीएलएम भी रेडी है, पर इन सबको एक फ्लो में चलाने वाली कौन सी चीज है? टाइम टेबल। एग्जैक्टली, समय सारणी। डॉक्टर जसवंत सिंह ने इस टाइम टेबल को स्कूल का स्पार्क प्लग बोला है। इसको स्कूल की दूसरी घड़ी भी कहते हैं। और इस घड़ी की सबसे बड़ी खासियत ये होनी चाहिए कि ये फ्लेक्सिबल हो, बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए। ये स्पार्क प्लग वाला जो एग्जाम्पल है ना, ये मुझे बहुत पसंद आया। अगर हम कार से कंपेयर करें तो कार की जो बॉडी है वो हमारी स्कूल बिल्डिंग है, कार का इंजन हमारे टीचर्स हैं, सब कुछ एकदम टॉप क्लास है। हाँ, लेकिन अगर इंजन का वो छोटा सा स्पार्क प्लग खराब हो गया तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी, आगे नहीं बढ़ेगी। सेम उसी तरह से एक प्रॉपर टाइम टेबल के बिना सब कुछ बेकार है। पर आपने बोला इसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल क्यों? रूल्स तो स्ट्रिक्ट होने चाहिए ना मैनेजमेंट में। ऐसे सोचिए कि आप टीचर हैं और आपका टाइम टेबल एकदम स्ट्रिक्ट है कि सुबह 8 बजे ग्राउंड में प्रेयर होगी। ठीक है। पर किसी दिन अचानक 7:45 पर बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। अब अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो पूरा दिन खराब हो जाएगा और बच्चे इधर उधर घूमेंगे। हाँ, वहां तो स्ट्रिक्टनेस काम नहीं आएगी। वही तो, अगर टाइम टेबल फ्लेक्सिबल है तो आप तुरंत डिसीजन ले सकते हैं कि ठीक है, आज प्रेयर क्लास के अंदर होगी और पहला पीरियड 10 मिनट जल्दी स्टार्ट कर देंगे। ये फ्लेक्सिबिलिटी टाइम और एनर्जी दोनों बचाती है और पढ़ाई कभी रुकती नहीं है। बहुत खूब समझाया आपने। अब ये इंजन और स्पार्क प्लग का सिस्टम तो क्लियर हो गया, लेकिन इस पूरे सिस्टम को चलते रहने के लिए टाइम पर किसी बाहर के सुपरविजन की भी तो जरूरत होती होगी। यहीं से अपनी चर्चा आगे बढ़ती है सुपरविजन के स्ट्रक्चर की तरफ। हाँ, जिसे हम हायरार्की ऑफ सुपरविजन कहते हैं। एक बार स्कूल का सिस्टम सेट हो गया तो उसको सपोर्ट करने के लिए एक लंबा चौड़ा नेटवर्क होता है। इसे टॉप टू बॉटम समझते हैं। जिले के लेवल पर सबसे बड़ी बॉडी होती है डाइट, जो एनपीई 1986 के बाद बनी थी। ओके, तो डाइट पूरे जिले का ध्यान रखती है। और ब्लॉक लेवल पे क्या होता है? ब्लॉक लेवल पर आते हैं हमारे जिला समन्वयक यानी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। एक ब्लॉक के अंदर जितने भी स्कूल्स आते हैं उनकी देखरेख उन्हीं के हाथ में होती है। और इसके नीचे एकदम विलेज या सिटी लेवल पे? वहां पर यूआरसी और बीआरसी होते हैं। ये लोग बेसिकली बड़ी योजनाओं को एक छोटे गांव के स्कूल तक पहुंचाने का काम करते हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में नोट्स में एक टर्म दिया है, पैनल सुपरविजन। ये स्कूल्स को मान्यता यानी रिकॉग्निशन देने के लिए किया जाता है। पैनल सुपरविजन मतलब एक सिंगल इंस्पेक्टर आकर मान्यता नहीं दे सकता? ये पूरा पैनल क्यों चाहिए इसके लिए? देखिए, अगर एक ही इंसान इंस्पेक्शन करेगा तो हो सकता है उसमें कुछ बायस हो या करप्शन का चांस हो, है ना? हाँ, लोग सेटिंग कर लेते हैं अक्सर। एग्जैक्टली। पर पैनल सुपरविजन में एक्सपर्ट्स की एक पूरी टीम आती है। कोई फिजिकल बिल्डिंग चेक करेगा, कोई पढ़ाई की क्वालिटी देखेगा। इससे इंस्पेक्शन बिल्कुल फेयर होता है और स्कूल को सही तरीके से मान्यता मिलती है। ये तो बड़ी बढ़िया और ट्रांसपेरेंट अप्रोच है। और एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए सरकार ने कई स्कीम्स भी तो चलाई हैं, जैसे सर्वर शिक्षा अभियान। इसका वो नारा सबको याद होगा, सब पढ़ें सब बढ़ें। बिल्कुल। और गर्ल्स एजुकेशन के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय चलाए जाते हैं। यहाँ क्लास 6, 7 और 8 की बच्चियों को हॉस्टल वाली एजुकेशन यानी आवासीय शिक्षा मिलती है। अच्छा, और गर्ल्स के एम्पावरमेंट के लिए एक और नाम भी बहुत फेमस है, मीना मंच। ये यूनिसेफ के साथ मिलकर चलाया जाता है, जिसमें 10 कैसेट्स का एजुकेशनल प्रोग्राम है। हाँ, 10 कैसेट्स का। ये 10 कैसेट्स वाला कंसेप्ट थोड़ा यूनिक लग रहा है। हाँ। सिर्फ कैसेट क्यों? हाँ। इसका बच्चों की साइकोलॉजी पर क्या रियल इम्पैक्ट पड़ता है? इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है। देखिए, मीना कोई रियल इंसान नहीं बल्कि एक एनिमेटेड कैरेक्टर है। अच्छा, एक कार्टून जैसा? हाँ, वो एक ऐसी गांव की लड़की है जो निडर है, जो सवाल पूछने से डरती नहीं और लड़कियों की पढ़ाई के लिए लड़ती है। जब गांव की लड़कियां स्क्रीन पर या ऑडियो के जरिए मीना की कहानियां सुनती हैं तो उन्हें लगता है कि अरे, ये तो हमारे जैसी ही है। रिलेट कर पाती हैं वो उससे। एकदम सही। जो बातें उन्हें लेक्चर से समझ नहीं आती, वो एक स्टोरी और मीना जैसे रोल मॉडल के थ्रू उनके सबकॉन्शियस दिमाग में फिट हो जाती है। इससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। ये सच में साइकोलॉजी का कितना स्मार्ट यूज है एजुकेशन में। इसी तरह नोट्स में को करिकुलर एक्टिविटीज की भी बात की गई है,
जैसे डिबेट यानी वाद विवाद करने से लॉजिकल स्किल्स डेवलप होती हैं। कहानी लेखन एक लिटरेरी एक्टिविटी है, और कुछ भी नया शुरू करने से पहले उसकी प्लानिंग करना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। बिल्कुल। जब बच्चा डिबेट में बोलता है तो वो सिर्फ रटे हुए फैक्ट्स नहीं बोलता, वो दूसरे की बात सुनता है, उसको एनालाइज करता है और फिर अपना एक लॉजिक प्रेजेंट करता है। ये उनकी थिंकिंग कैपेसिटी को बहुत तेज कर देता है। तो देखिए, हमने हिस्टोरिकल माइलस्टोन समझ लिए, बिल्डिंग और क्लासेस के स्ट्रक्चर को देख लिया, टाइम टेबल कैसे फ्लेक्सिबल होना चाहिए वो भी समझ लिया, और पैनल सुपरविजन से लेके मीना मंच तक सारी बातें कवर कर ली। हाँ, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए हैं। लेकिन एक आखिरी बड़ा सवाल अभी बचा है। आखिर ये पूरा जो फ्रेमवर्क बनाया गया है, इसका मेन गोल क्या है? इस सवाल का सबसे परफेक्ट जवाब हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट और ग्रेट एजुकेशनिस्ट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के एक फेमस कोट में मिलता है। वो कौन सा कोट है? उन्होंने कहा था कि सर्वोच्च शिक्षा व्यवस्था सुयोग्य शिक्षकों के अभाव में असफल हो जाती है, जबकि अच्छे शिक्षकों के सहयोग से दूषित शिक्षा प्रणाली भी ठीक कर दी जाती है। वाह, ये तो सीधा दिल पर लगने वाली बात है। मतलब अगर बिल्डिंग करोड़ों की हो, सब कुछ हाईटेक हो, लेकिन अगर टीचर अच्छा नहीं है, उसमें पैशन नहीं है, तो सब जीरो है। बिल्कुल जीरो। और इसके ऑपोजिट, अगर क्लास की बिल्डिंग टूट रही हो, फैसिलिटीज ना हो, लेकिन अगर टीचर बढ़िया मिल जाए तो बच्चों की लाइफ बदल सकता है। सही कहा आपने। और इसी वजह से किसी भी अच्छे मैनेजर या प्रिंसिपल को हमेशा एकदम फ्रेंडली और पार्टिसिपेटरी होना चाहिए। वो डिक्टेटर बन के स्कूल नहीं चला सकता। एकदम सही। और जो ऊपर से सुपरविजन वाले अधिकारी आते हैं, उनका गोल सिर्फ फॉल्ट्स निकालना नहीं होना चाहिए, बल्कि सिस्टम में एक पॉजिटिव डिजायरेबल चेंज लाना उनका मकसद होना चाहिए। और इन सब में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे जरूरी स्किल क्या है? नोट्स के हिसाब से किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे मेन रोल होता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का, यानी निर्णयन प्रक्रिया। राइट। एक सही वक्त पर लिया गया छोटा सा डिसीजन पूरे स्कूल का एनवायरनमेंट बदल सकता है। और वही बात हमारे डीएलएड के स्टूडेंट्स पर भी लागू होती है। हाँ, उन्हें भी ठीक से डिसीजन लेना है। अगर आप एग्जाम में 90% से ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही टाइम है एक्शन लेने का। शिवांश मिश्रा सर के मास्टर नोट्स और फ्री पीडीएफ्स के लिए एसएस मंत्रा के टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। और स्मार्ट शॉर्ट ट्रिक्स के लिए उन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना तो बहुत ही बेनिफिशियल डिसीजन होगा। तो दोस्तों, इस डीप डाइव डिस्कशन में हमने 1916 की उस पहली मनोविज्ञान शाला से चलकर 2009 के आरटी एक्ट तक की पूरी जर्नी देखी। हमने समझा कि विद्यालय की बिल्डिंग सिर्फ ईंट का ढांचा नहीं, बल्कि फिजिक्स और एनवायरनमेंट दोनों को प्रॉपर्ली मैनेज करने का तरीका है। और हमने ये भी देखा कि सुपरविजन में खामियां नहीं, बल्कि सुधार ढूंढने पर फोकस होता है। और सबसे बड़ी बात, जैसा राधाकृष्णन जी ने कहा, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक अच्छा टीचर खुद बन सकता है। तो मैं आज ये डीप डाइव एंड करने से पहले आप सभी फ्यूचर टीचर्स के लिए एक थॉट छोड़कर जाना चाहता हूँ। जरूर। सोचिए कि जब आप अपनी ट्रेनिंग पूरी करके पहली बार किसी स्कूल में एज अ टीचर जाएंगे, तो क्या आप वो अच्छे टीचर बन पाएंगे जिसकी बात राधाकृष्णन जी ने की थी? अगर वहाँ रिसोर्सेज ना हो, बेसिक फैसिलिटीज कम हो, तो क्या आप अपनी मेहनत से उस दूषित सिस्टम में एक पॉजिटिव चेंज ला सकेंगे जिसकी वहाँ के बच्चों को सख्त ज़रूरत है? इस सवाल पर थोड़ा खुद से मंथन जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और एसएस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।